और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र के एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कल ऐलान भी किया था, शरद पवार आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। सतारा में रैली को संबोधित करेंगे। अपने आवास से सतारा के लिए रवाना हुए शरद पवार पुणे से कराड़ तक जाएगा शरद पवार का काफिला। देखिए 24 से पहले ही विरोधी यहां पर बेदम नजर आ रहे हैं। फिर चाहे किसी भी राज्य की बात कर ली जाए, लगातार इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जहां विरोधियों में टूट के मामले सामने आ रहे हैं, मतभेद के मामले सामने आ रहे हैं, मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें विरोधी दल शामिल नहीं होते हैं। अब तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शरद पवार अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज ये शक्ति प्रदर्शन होगा। सतारा में रैली को संबोधित भी करेंगे। ये उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। अपने आवास से सतारा के लिए रवाना हुए हैं शरद पवार। तो देखिए कल ही उन्होंने बोला था कि मैं ग्राउंड पर जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा और जनता जवाब देगी। इसे धोखा करार दिया गया था। उन्होंने जिस तरह से अजीत पवार ने कहा था कि मुझे पूरा समर्थन था, पूरे आशीर्वाद के साथ उन्होंने हर बात को सिरे से नकार दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी, मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, देखिए सतारा में आज जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और खासतौर पर कितना वहां पर लोगों का जमावड़ा लगने वाला है, ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि शरद पवार इस उम्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए निकले हैं पार्टी पर जब इस तरीके का संकट आन पड़ा है। बिल्कुल, शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार ने महज कुछ ही घंटों में बैठक से निकले और सीधे जो है डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। उसके बाद उनके साथी जो 8 विधायक है उन्होंने भी शपथ ले ली। उसके बाद अजीत पवार ये कहते हैं कि पार्टी और निशान दोनों उनके पास रहेंगे और इसके लिए वह दावा भी करते हैं। इस दावे के साथ जो है शरद पवार ने कल ही कह दिया था कि यह बगावत है और उस बगावत का जवाब वह देंगे। उसकी तैयारियां उन्होंने कल ही शुरू कर दी थी और आज जो है शरद पवार जो है सतारा में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि यह रैली पहले ही निर्धारित की गई थी, लेकिन बीच में जो है इसे स्थगित करने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने बताया कि एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे, क्योंकि शरद पवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक साथ जो है इतने विधायकों का बगावत कर देना, फिर पार्टी में फूट डालना, कि पार्टी उनकी है। इसको लेकर शरद पवार की तैयारियां शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो है सतारा में एनसीपी कार्यकर्ता। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगे। फिलहाल संजय राउत कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में है महाराष्ट्र के और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे चले गए या एनसीपी के चले गए, एनसीपी के चले गए इसलिए हम खुश नहीं है और शिवसेना टूट गई इसलिए एनसीपी खुश नहीं है। हम सब मिलकर लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र में आश्चर्य है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री जी भोपाल की अपनी सभा में एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप करते हैं और जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के दाग है वो सभी को आप दूसरे दिन शपथ देते हो राजभवन में। ये कौन सी राजनीति है? आप लोगों को मूर्ख मत बनाइए और लोग मूर्ख नहीं बनेंगे, जनता मूर्ख नहीं बनेगी। जिसने भी शपथ ली है सबके ऊपर दाग है और भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक मूवमेंट आंदोलन चला रही थी। ये भ्रष्टाचार, उनको जेल में जाना चाहिए। आप देखिए देवेंद्र जी का भाषण, अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे, छगन भुजबल चक्की पीसेंगे। अब चक्की कौन पीस रहा है? ये देश की राजनीति से और लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है। सर, महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में दादर इलाके में एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर में शिवसेना प्रमुख जो अभी उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे और बाला साहब का फोटो है। कहा कि क्या ये लोग साथ नहीं आ सकते हैं? जो भी स्थिति जो महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और साथ रहेगी। जनता साथ है, जनता हमको साथ देने वाली है। सामना में आज कहा गया कि क्या ये जो शिवाजी का राज्य है और जो घटनाक्रम हो रहा है, क्या शिवाजी के राज्य में ये सब सोचा था? मैं तो ये कहा ना कि ये महाराष्ट्र में ये परंपरा कभी नहीं रही इस प्रकार की। महाराष्ट्र के संस्कृति परंपरा राजनीतिक हो या सामाजिक हो कभी रही नहीं। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है
वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में जो आयराम गैराम का पॉलिटिक्स चल चला रहा है, है, ये दिनों में भी चलता ही नहीं, रहेगा? ये इसका मोदी मतलब जी के, ये मोदी और शाह जी की देन है। ये इस देश की राजनीति को हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, नैतिकता की, एक अच्छी राजनीति की। जब सत्ता पे आए कांग्रेस इसलिए तो हार गई और उनको वोट मिला, लेकिन आप तो कांग्रेस से भी बेहतर काम कर रहे हो। तो ये आराम गराम की नई राजनीति शुरू की है, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। लेकिन एक सवाल सर कि आप लोग की पार्टी से इतने विधायक टूट के चले गए, क्या आप तो लोग को पता नहीं चला रातों रात? दूसरी तरफ इनके पार्टी से इतने विधायक टूट के चले गए। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, वो कहने वाले हैं कि लगातार महाराष्ट्र पे ऐसा संकट है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आ गई। इसी जल्दबाजी में एनडीए में शामिल किया गया अजीत पवार को। आगे बढ़ेंगे, एनसीपी के दोनों गुटों के बीच दरार बढ़ गई है। शरद पवार गुट ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। 9 सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। एनसीपी के दोनों गुटों की 5 जुलाई को बैठक है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड स्पीकर से मिलने पहुंचे और मुंबई में अलग अलग होगी दोनों गुटों की ये बैठक। तो देखिए, कल भी इस चीज का जिक्र हुआ था। शरद पवार ने जिक्र किया था कि जिन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उन्हें अयोग्य करार दिया जाए। और इससे पहले जब शिवसेना में टूट हुई थी उस दौरान भी इस चीज का चर्चा काफी ज्यादा हुआ था। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। देखिए सत्यप्रकाश, शरद पवार गुट की लगातार मांग यही है कि 9 सदस्यों की सदस्यता ही रद्द की जाए, इन विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। अब ये बात अगर टेक्निकली इस बात को समझे तो ये कितना मुमकिन नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, अजीत दादा पवार के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही शरद पवार ने तुरंत जो है चीफ व्हिप की पद जो है एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को दिया। जितेंद्र आव्हाड उसी लेटर को लेकर जो है आज स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास पहुंचे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिन लोगों ने एनसीपी से बगावत किया है उनके नाम शामिल है। उन अजीत दादा पवार सहित 9 लोगों को अयोग्य घोषित करने के भी पत्र दिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को भी दिया गया है, स्पीकर को भी दिया जाएगा। और ऐसे में चीफ व्हिप बनने के बाद जो है जितेंद्र आव्हाड की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से पूरे मामले को जो है आगे लेकर जाना है। क्योंकि शरद दादा पवार ने पहले ही कह दिया था कि अब आगे की लड़ाई हम शुरू कर दिए हैं, आगे लड़ते रहेंगे। जो लोगों ने हमसे बगावत किया है वह उन्हें बख्शेंगे नहीं। तो यह कहीं न कहीं लड़ाई की अब शुरुआत हो गई है, जिसका जो है पहली झलक जो है जितेंद्र आव्हाड स्पीकर के पास पहुंचे हैं और अपना पत्र देकर उन्हें यह अवगत कराएंगे कि आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें कानूनी तौर पर जो है एनसीपी पूरी तरह से लड़ाई लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप लगातार बने रहिए, हमारे साथ जानकारी आपसे ले रहे हैं। तो देखिए, एनसीपी के दोनों गुटों की 5 जुलाई को बैठक है और नेता जितेंद्र आव्हाड स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे, ये भी आपको बता रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक संकट, सियासी हलचल, इस पर बड़ी खबर। सरकार में शामिल एनसीपी के 9 मंत्रियों की बैठक भी होगी। सुबह 11 बजे अजीत पवार के घर पर यह बैठक की जाएगी। देखिए, जिन 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, छगन भुजबल के साथ साथ ये तमाम 9 चेहरे, इन तमाम नेताओं की बैठक होगी। और महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार में शामिल एनसीपी के ये 9 मंत्री जिनकी बैठक सुबह 11 बजे अजीत पवार के घर पर ही होगी, ये वही तमाम 9 चेहरे हैं जिन्हें लेकर लगातार शरद पवार अयोग्य करार करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ राज्यपाल से इस पूरे मामले को लेकर भी बात की गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी तमाम खबरें आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये बड़ी बैठक होने जा रही है उन तमाम 9 चेहरों की, 9 मंत्रियों की जो विधायक थे कुछ दिन पहले तक, अब सरकार में मंत्री हो गए हैं। इस बैठक में क्या रणनीति तैयार की जाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ इन्हीं 9 चेहरों पर गाज गिराने के लिए शरद पवार भी मोर्चा खोले बैठे हैं। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इन्हें अयोग्य करार दिया जाए। बिल्कुल, देखिए, डिप्टी सीएम का पद लेने से पहले अजीत दादा पवार ने एक पत्र दिया था महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी को, जिसमें बताया गया कि 40 विधायक उनके संपर्क में है। हालांकि जब आए तो 9 विधायक ही उनके साथ आए हैं और ऐसे 9 विधायकों का जो है शपथ ग्रहण करवाया गया। जिन लोगों ने शपथ ग्रहण ली है उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि लगातार आंकड़े जो है बढ़ने चाहिए अजीत दादा पवार को। क्योंकि अगर ये आंकड़े नहीं बढ़ते तो जाहिर तौर पर जिस तरह से अजीत दादा पवार ने घोषणा की है कि पार्टी भी उन्हीं की रहेगी और पार्टी का नाम भी उन्हीं के साथ रहेगा, तो ऐसे में अगर 53 विधायकों में से 36 विधायक अगर अजीत दादा पवार के साथ नहीं रहते हैं तो यह उनके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से
शरद पवार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और लगातार यह कह रहे हैं कि 9 विधायकों के अलावा बाकी के जो विधायक है एनसीपी के वह शरद पवार के संपर्क में है, लगातार उनसे बातचीत भी हो रही है। जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो इस तरह की स्थिति है। तो जाहिर तौर पर अगर यह बैठक अजीत दादा पवार अपने घर पर बुलाते हैं तो जाहिर तौर पर यही एक खास मकसद होगा कि जो 9 विधायक उनके साथ गए हुए हैं, 8 विधायक उनके साथ हैं, उन्हें समझाया जाएगा कि आप लोग बाकी विधायकों के संपर्क में रहिए, किसी तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अजीत दादा पवार ने बड़ा निर्णय लिया है और मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया है। खास बात यह है कि जब पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली गए हुए थे, अमित शाह से मुलाकात हुई थी और जिसमें चर्चा हुई थी कि महाराष्ट्र के जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तो यह साफ जाहिर होता है कि तमाम तैयारियां जो है पहले ही कर ली गई थी, क्योंकि स्पीकर के द्वारा जिस तरह से 16 विधायकों को निलंबन को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर राहुल नार्लिकर इस पर फैसला कब करेंगे। राहुल नार्लिकर ने बार बार कहा कि जब तय समय आएगा तब हम करेंगे। तो शायद अब वह समय भी आ गया है जब 16 विधायकों के निलंबन का जो है मामला जो है सामने आएगा। हालांकि जिस तरह से संजय राउत ने भी कहा कि अगर सीएम एकनाथ शिंदे विधायकों के दल से निलंबित होते हैं तो जाहिर तौर पर कुर्सी उनकी चली जाएगी और नए बिल्कुल देखना होगा कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका बहुत इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना भवन के पास मुंबई में एमएनएस नेता ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर में बाला साहब, उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि अब आप दोनों साथ आ जाइए, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गंदगी हो गई है। तो देखिए, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है इस पोस्टर में और साथ ही साथ उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर है, जिन्हें साथ आने की अपील की जा रही है। लिखा है कि अब आप दोनों साथ आ जाइए, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गंदगी हो गई है। तो देखिए, शिवसेना लगातार इस पूरे मामले में ये कह रही है कि इस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली, ये बीजेपी की देन है। और अब एमएनएस नेता ने भी इस चीज का जिक्र किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गंदगी हो गई है और उन्होंने बाला साहब, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर इस पोस्टर में लगाई है। इसमें राज साहब और उद्धव साहब, ये मराठी में लिखा गया है कि अब आप दोनों साथ आइए, महाराष्ट्र की सियासत को आपकी जरूरत है, महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। तो देखिए, इस तरीके के पोस्टर ये लगाए गए हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई में शिवसेना भवन के पास एमएनएस नेता ने ये पोस्टर्स लगाए हैं और इन पोस्टर्स में आप देख सकते हैं तस्वीर बाला साहब ठाकरे की और उनके साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर है। और अब बात कर लेते हैं दल बदलू कानून की, जिसके तहत ये अपील की जा रही है शरद पवार की तरफ से कि इन तमाम विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। अब ये दल बदलू कानून होता क्या है ये भी आप समझ लीजिए। विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजीत के पास 2/3 विधायक होना जरूरी है। 36 विधायक अजीत पवार के पास होने चाहिए। 2/3 बहुमत होने पर वर्टिकल स्प्लिट होता है। सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं में फूट है। चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता देता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे इस मामले में बड़े खेमे को मान्यता देंगे। तो देखिए, ये तमाम चीजें आपको समझा रहे हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2019 का भी गणित अब आप समझ लीजिए। बीजेपी के पास 23 सीटें हैं, शिवसेना के पास 18 और एनसीपी के पास 5 है, कांग्रेस के पास 1 सीट है, एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट है और कुल सीटें हैं 48। ऐसे में शरद पवार के सामने बड़ी चुनौतियां क्या हैं ये भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का ये जो सियासी संकट है इसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है, क्योंकि 2024 के लिहाज से इसे देखा जा रहा है। विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी शरद पवार के सर थी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बचाने की अब बड़ी चुनौती उनके सामने है। घर ही टूट गया, पार्टी के टूटने पर बड़ा संकट है। अब इन तमाम संकटों से कैसे निपटेंगे शरद पवार, ये देखना होगा। तो विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी थी शरद पवार के सर, लेकिन अपनी ही पार्टी को नहीं बचा पाए। अपनी ही पार्टी में इतनी बड़ी बगावत और ये टूट फिलहाल शरद पवार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। जाहिर है कि अभी तो फिलहाल पार्टी सेल्फ क्लैरिफिकेशन मोड में रहेगी। तो 2024 के लिए विपक्षी एकता के रथ को अब कौन संभालेगा,
ये बड़े सवाल हैं। क्या ये रथ अब आगे बढ़ भी पाएगा?